जोहार, जयमल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक घटना ऐसी घटित हुई जिससे सारे देश को उस घटना ने हिला दिया। वनी मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उनका मर्डर किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन ने उन हत्यारों को या उस गैंगरेप को अंजाम देने वाले लोगों को, दोषियों को बचाने के लिए मनीषा वाल्मीकि की लाश को रातों रात घासलेट डालकर जला दिया गया। वो मामला ठंडा नहीं हुआ था, मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिला था, तब तक देश की राजधानी दिल्ली में एक और ऐसी ही घटना घटित हुई है। संडे के दिन यानी 1 अगस्त को उस घटना को अंजाम दिया गया। एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, मर्डर किया गया और उसके बाद उन सभी सबूतों को मिटाने के लिए उस बच्ची की लाश को जला दिया गया। दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है और उसके लिए उस बच्ची को न्याय देने के लिए दिल्ली में कई सारे आंदोलन भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा। ये संगठन देशव्यापी संगठन है जो खास तौर पर सफाई करने वाली जाति या जिन्हें कहा जाता है उसके लिए काम करता है, उन्हें जागरूक करने का काम करता है, उन्हें संगठित करने का काम करता है। दिल्ली से यह ऑर्गेनाइजेशन चलता है और इस संगठन के 2 बड़े कार्यकर्ता, आला पदाधिकारी जो है वो आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक है रुद्र प्रताप अम्बेडकर जी, आरपी अम्बेडकर जी, जो कि इस संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी है, और दूसरे है इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी। मैं इन दोनों मान्यवरों का हमारे इस एमएन टीवी के इस वीडियो में, इस चर्चा में स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी है। हम दोनों मिलकर इन दोनों मान्यवरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अन्याय अत्याचार का सिलसिला क्यों बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, इसे रोकने का क्या विकल्प है, और उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें इन जातियों की क्या भूमिका रहेगी, इस संगठन की क्या भूमिका रहेगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आरपी अम्बेडकर जी कि हाथरस के बाद दिल्ली में ये घटना हुई है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस घटना को और ये जो अन्याय अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं इसको। पहले तो संकेत जी आपको धन्यवाद, एमएन टीवी को धन्यवाद। और जहां तक ये अन्याय और अत्याचार की जो है ना घटन हो रहा है, ये सरकार जो है ये अन्याय और अत्याचार के ही आधार पर ये बनी हुई है। और अत्याचार करने वाला जो शासक वर्ग है और जिसपे अत्याचार हो रहा है, जो वर्ग है, जो समाज है, जो जाति है, वो अत्याचार की पृष्ठभूमि, और ये अत्याचार आज की पृष्ठभूमि में नहीं है, ये अत्याचार हजारों सालों से होता आया है। और वर्तमान में जो शासक वर्ग है, ये वर्तमान में जो शासक वर्ग, ये व्यवस्था इसलिए कायम किया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बहिष्कृत लोग पहले कहे जाते थे, जो दबाए गए लोग हैं, इन पे अत्याचार करने के लिए बनी है। हाथरस की जो घटना है, हाथरस की घटना होने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश का आला अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक वो कह रहा है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? यानी ये मैसेज पूरे देश में जा रहा है, जिसको जो बलात्कार करने वाले लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये मैसेज उनके पास भी जा रहा है। ये उनका कहने का स्टेटमेंट देने के पीछे ये पुलिस का आला अधिकारी कहता है कि जिस लड़की के साथ, मनीषा के साथ जो हुआ बलात्कार, वो कह रहा है बलात्कार नहीं हुआ। इसके पीछे सोची समझी रणनीति ये है कि इन लोगों को एक मैसेज दिया जाए, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको मैसेज दिया कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते। उसी का मैसेज यहाँ, अभी उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। हाथरस चाहिए, एक जिला मुख्यालय हाथरस, हाथरस से दूर हुआ है अन्याय बलात्कार, लेकिन यहाँ जो दिल्ली में 1 अगस्त का कांड होता है, दिल्ली राजधानी है और उस राजधानी में कैंटोनमेंट बोर्ड है, यानी मिलिट्री की छावनी है, और उस छावनी में मिलिट्री हमेशा रहती है। वहां पे यानी अपराधी जो लोग हैं, इनका हौसला इतना बुलंद है कि उस क्षेत्र में करते हैं जहां पे 24 घंटा मिलिट्री रहती है। और ये जो पुजारी है, जहाँ पे वो लड़की जाती है, इसमें
प्री प्लान है, ये शासक जातियों ने प्लान बना के किया हुआ है। और अभी तक जो वीडियो वायरल करता है, उस वीडियो वायरल में 4-5 लोगों का पैर दिखता है, और वो आदमी की जांच होनी चाहिए जिसने वीडियो वायरल किया। तो कहने का मतलब ये है, ये शासक जातियों का ये प्लान है कि इन लोगों को कैसे दबा के रखा जाए, इनको डरवा के रखा जाए, यानी अन्याय करना, अत्याचार करना ये अलग बात है, और उसका प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने का क्या मतलब है कि लोगों में एक मैसेज आए कि हम ऐसा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, हमारी शासन सत्ता है, पूरा हमारा व्यवस्था है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे लोगों पे एक बहुत बड़ा अत्याचार जो दिल्ली सेंटर में हुआ है, इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है। हम तो, हमारा संगठन जो राष्ट्रीय मूल्यवादी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा है, जो सफाई का काम करने वाले पूरे 29 जातियां हैं देश में, उनको यही जगाने का काम करता है। यही बताता है कि जब तक तुम दबोगे, जब तक जगोगे, जब तक अत्याचार का विरोध नहीं करते हो, उसका सामना नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे पे अत्याचार होता रहेगा। तो उसको जगाने के लिए हम पूरा प्लान बना हुआ है, और उस प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग खुद गए थे, वहां पे देखा तो यहाँ पे जो सफाई के काम करने वाली जातियां हैं, जिनको जो है ना 29 जातियों में बांटा गया, वहां पे भी बहुत सारे लोग अलग अलग खेमों में बटे हुए। मैंने कहा कि यहाँ अलग अलग खेमों में ये सामाजिक जो घटना हुई है, सारे लोग एक बात करो ना, सारे लोग, तो वहां पे अलग अलग ग्रुपों में बांट करके, वहां पे एलआईयू चाहे खुफिया एजेंसियां क्या देख रही है, एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है। और इसका सामना दो तरह से किया जा सकता है, या तो समाज तैयार हो जाए, नहीं तो शासन जो जमात है, शासक जमात है, वो इस अपराध को रोके, नहीं तो समाज को संगठित किए बगैर ये अपराध रुकने वाला नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। रुदल जी, अभी जैसे आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की घटनाओं का उल्लेख किया, और आपने ये भी कहा कि मिलिट्री कैंप में ये हुआ। दिल्ली की पुलिस जो है, ये कोई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करती है। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की पुलिस है। हाथरस हो या दिल्ली हो, इन कांडों में पुलिस की भूमिका भी जो है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से जो अपराधी है उनको बचाने और जैसे आपने कहा कि उनका हौसला बढ़ाने का भी काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी अन्याय अत्याचार की घटनाएं लगातार खासतौर पर सफाई करने वाली जातियों के साथ में हो रही है, चाहे वो एट्रोसिटीज हो या सफाई का काम करते हुए उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती है उस तरीके की भी घटनाएं हो। तो एक तरह से ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, ये किसी भी तरीके से सफाई करने वाली जातियों को न्याय देने का काम नहीं कर रही, एक तरह से चरमरा गई है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था का जरूरत किसको पड़ती है? कमजोर वर्गों को, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, सरकार उसकी रक्षा करे। तो कानून व्यवस्था की जरूरत सबसे कमजोर वर्गों को पड़ती है। लेकिन ये सरकार की जो थी, सरकार ही बनाई गई है कि ये दबे कुचले जो लोग हैं, जो सफाई का काम करने वाले लोग ही नहीं, पूरा शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, बहुजन समाज के लोगों पे किस तरह से अत्याचार किया जाए, ये प्लान बना करके किया जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अभी हमारा प्लान, हम गए हैं, बहुत सारे जिलों में घूम रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये जो प्लानिंग है, ये बीजेपी की सरकार, ये जो योगी जो कहते हैं, योगी कहते हैं ना, ये लोकतंत्र में कहते हैं जिसकी संख्या ज्यादा होता है उसका शासन होता है। लेकिन योगी के पास एक सिंगल वोट है और उसके पास दूसरा वोट भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। जैसे हमारे लोग तो 10-10 वोट, 10 वोट, 15 वोट है। तो वो जो है ना, कुछ ये जो सुन रहे हैं अत्याचार सुन रहे हैं, लेकिन जो सिंगल वोट, अब ना मोदी जी का क्या, एक वोट होगा, एक वोट का आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक वोट का आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये क्या करेगा, वो जिसके पास ज्यादा वोट है उनको ऊपर अत्याचार करेगा
जब अत्याचार करेगा तब वो डरेगा, डरेगा तब वो इसके शरण में जाएगा, और जब इसके शरण में जाएगा तो वो जैसा करेगा वैसा ही करेगा। तो ये अत्याचार की जो गटर गंगा है ये जानबूझ के बनाई गई है, और बीजेपी और इनके शासन व्यवस्था में जो लोग हैं ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये प्रतिरोध की क्षमता इनकी पलक कर दी गई। ये सामान्य लोग नहीं है, ये मार्शल लोग हैं, लेकिन आज की डेट में इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म कर दी गई है, और खत्म इसलिए कर दी गई है कि ये प्रतिरोधक क्षमता इनमें रहेगा तो हमसे मुकाबला करेगा, इसलिए इनको बिना रीढ़ का आदमी बना मजबूर कर दो, लाचार कर दो कि ये अपनी बात भी शासन सत्ता तक न पहुंचा सके, आंदोलन न कर सके। आंदोलन रोकने के लिए ये जो लॉकडाउन लगाया गया है इसमें आंदोलन रोकने का भी एक कारण, बहुत सारे कारण है लॉकडाउन में, लेकिन आंदोलन को रोकने का भी एक कारण है ये लॉकडाउन। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हाथरस की जो घटना हुई उस संसदीय क्षेत्र के जो सांसद थे वो मनीषा वाल्मीकि के जाति के ही थे, और वो अपनी ही बेटी को न्याय नहीं दे पाए। बीजेपी के लोग लगातार ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान की बात बीजेपी के अंदर की जाती है, संस्कृति की रक्षा की बात की जाती है, और उसी बीजेपी के, मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑन कीजिए। माइक बंद हो गया आपका। चरणजीत को बोल। हेलो, आवाज आ रही है? लक्ष्मी नारायण जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूं कि हाथरस की जो घटना हुई उस हाथरस के जो सांसद थे, वहां के संसदीय क्षेत्र के जो सांसद थे, ये भी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति के थे, मनीषा वाल्मीकि की जाति के ही थे। जी। और वो अपनी ही बेटी को बचा नहीं पाए। ये हमने वहां हाथरस में उनकी जो सारी घटनाएं हैं उसको मीडिया में भी काफी देखने को मिला। उनकी जो सांसद थी उनकी भी बयानबाजी हमने देखी। अब बीजेपी ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, नारी सम्मान की, मातृ रक्षा की बात वहां पर होती है, और बीजेपी के ही संसदीय क्षेत्रों में जहां उनकी ही सांसद है वहां उनकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है और वो अपनी बेटियों की इज्जत बचा नहीं पाते। तो वो जो घटना हाथरस की हुई, उन सांसदों का जो प्रभाव है या वो जो जिस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट चुनती है और कैसे अपने ही समाज के दलाल और बड़ुओं को वहां खड़ा करती है, इसके बारे में आप क्या कहो? सर, मैं कह रहा हूँ कि जो घटना घटी थी हाथरस वाली, उस घटना में वहां के सांसद थे राजवीर सिंह दिलेर, नाम तो उनका दिलेर है, लेकिन वो भाजपा के दलाल ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब पहले ही कह चुके हैं कि बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, मीडिया ने भी सोशल मीडिया पर उनको दलाल बड़वेगिरी करने वाले हैं इस तरीके से कहा भी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो है बचाने का काम कर रहे थे। जो अपराधी थे उनको संरक्षण दे रहे थे, बचाने का काम किया उन्होंने। एक काम उन्होंने और किया कि लड़की के, मनीषा के पिता को लेके गए मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास जी, और उनसे समझौता कराने की बात करी। मुख्यमंत्री ने घोषणा, उसको आश्वासन दिया कि हम आपको इतना लाख रुपए देंगे, आपको मकान देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, और वो वापस तब आते हैं, आज तक उसको सुविधाएं नहीं मिली, जो वादा किया गया आज तक पूरा नहीं किया गया। लगभग 1 साल होने को आया जी। आज तक तो एक तरफ सरकार जो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ, लेकिन इनका जो नारा है देखने बोलने वाले है, इसका जो अमल होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता कहीं। और इस तरह घटना लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, और खास तौर से जहां जहां भाजपा की सरकार है तो वहां पर ये हो रहा है। और इसके जो अत्यंत पिछड़े अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा के जो भी सांसद हैं, जो जिस पार्टी के हैं, वो वहां पर केवल अपने टिकट को पक्का करने के लिए गुलामी करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि उनका उत्तरदायित्व है कि वो प्रतिनिधि है समाज की, उनको समाज के प्रतिनिधित्व के लिए नेतृत्व करना चाहिए, उनकी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन मुझे दिखाई देता कहीं कि अत्यंत पिछड़े जाति मोर्चा के जाति के लोगों का जो सांसद है वो कभी इस जाति के लिए कोई संघर्ष किया हो, कभी संसद में आवाज उठाई हो, या इनकी सुरक्षा की कोई मांग की हो, ऐसा दिखाई देता।
जी बिल्कुल। अभी उत्तर प्रदेश में 2022 को चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव है। देश का एक बड़ा सूबा है। 80 से ज्यादा जो है वो लोकसभा की सीटें उस वहां पर है। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। जिसकी जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, लोकसभा के चुनाव में उनको ज्यादा फायदा होता है। अब तक जितने चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, ये सफाई करने वाली जो जातियां है, इनकी क्या भूमिका रही है इन चुनावों में? लक्ष्मी नारायण जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप, मुझे लगता है कि इस बात पर बेहतर बता सकते हैं कि क्या हालात है, क्या राजनीतिक परिस्थिति रहती है वहां पर। संकेत जी, जी 1947 के बाद से और आज तक इस कौम के अंदर सही लीडरशिप पैदा नहीं होने दी। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, इस समाज में जो राजनीतिक चेतना आना चाहिए थी वो शून्य कर दी। तब ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को केवल उपयोग किया जाता है इनका वोट के माध्यम से। इनके क्षेत्रों में जाकर के इनको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कांग्रेस से लेकर के आज तक की सरकारें बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बासपा और सापा की सरकार ही क्यों ना हो, इन लोगों ने केवल समाज में जाकर के, इन जातियों में जाकर के, इनके मोहल्लों में जाकर के वादे किए हैं, काम नहीं किया। और इनमें राजनीतिक चेतना नहीं है। उसका यह मतलब जो खामियाजा है वो पूरी कौम भुगत रही है। आज आवश्यकता है कि इनके अंदर सामाजिक जागरूकता पैदा की जाए। अगर सामाजिक जागरूकता नहीं है तो ऐसे क्या कारण है कि इन जातियों के लोग ब्राह्मणवादी प्रचार का या ब्राह्मणवाद का शिकार हो जाते हैं और बीजेपी हो या जितने भी आपने नाम लिए उन पार्टी के पिछलग्गू बन जाते हैं? नहीं सर, जब सामाजिक चेतना ही नहीं उनके अंदर है, बाबा साहब की उनको जानकारी नहीं है, बाबा साहब के विचारों की, फुले साहब के विचारों की जानकारी नहीं है, उनके अंदर विचारों ब्राह्मणवादी विचारधारा उनके दिमाग के अंदर डाल रखी है। तो जब दिमागी ब्राह्मणवादी है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के ब्राह्मणवादी आज भी ढो रहे हैं। कांवड़ यात्रा होती है, सबसे ज्यादा लोग हमारे लोग होते हैं, जितने भी ये और यात्रा पैदल करते हैं। और जब जल चढ़ाने का समय आता है मंदिरों में, तो उनको अछूत किया के बाहर कर दिया जाता है। तो हिंदू बनाने का काम केवल इसलिए किया जाता है इस कौम को कि ये मुसलमानों से झगड़ा कर सके, इनसे दंगा कराया जाए। और जब हक अधिकार की बात आती है तो अछूत कह दिया जाता है। उसके बाद भी समाज के अंदर ये चेतना नहीं आ रही कि भाई जब हमको अपमानित किया जा रहा है तो ऐसे धर्म को हम क्यों अंगीकार किए हुए हैं, हम ऐसे लोगों को ब्राह्मणवाद को क्यों ढो रहे हैं। इसके लिए हमारा संगठन इनमें जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। और जिस दिन ये ब्रेन वॉश हो गया इस कौम का, ये लड़ाकू कौम फिर से अपने पुराने आवेश में आ जाएगी, उसी तरह से युद्ध के लिए तैयार होगी, अपमान और बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा हमारी सोच है। जी आरपी अम्बेडकर। आरपी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से काफी आपका संपर्क भी है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी काफी समय है, 7-8 महीने का समय है। इन 7-8 महीनों का समय या इससे पहले भी आपका जो अनुभव रहा है कि सफाई करने वाली जातियां पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, खासतौर पर महानगरों में इनकी बड़ी बस्तियां है और एक बड़ा प्रभावशाली वोट भी ये रखती है। अब जो भी कोई राजनीतिक पार्टी आती है ऐसे वोटों को लुभाना चाहती है और वो वोट अपने पाले में लेना चाहती है। जैसे लक्ष्मी नारायण जी ने भी कहा कि नेतृत्व का अभाव है, तरह तरह के वादे लालच इनको दिए जाते हैं और ये वोट लिए भी जाते हैं। अब समस्या तो ऐसी बरकरार रहेगी। तो अभी अगर अपने समाज को जगाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है तो जो संगठन आपका काम कर रहा है वो किस तरीके से आने वाले 7-8 महीनों में अपने समाज के अधिकारों को हासिल करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का काम करेगा? कुमार साहब, ये जो राजनीतिक और सामाजिक जागृति की कमी जो ये सफाई का काम करने वाली जातियों में जो आज दिखाई दे रहा है, इसके पृष्ठभूमि में अगर जाते हैं हम, तो जब बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे 1930 के आसपास की एक घटना बताता हूँ कि कांग्रेस और गांधी ने इनमें लीडरशिप डेवलप नहीं होना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा इन लोगों में नहीं जाना चाहिए,
उन्हें अम्बेडकरी मिशन की जो विचारधारा है, इनके आंदोलन इनके लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस और गांधी ने प्लान बनाया और प्लान बना करके काम किया। 1930 में आर्य समाजियों ने मीटिंग किया लाहौर में जी। लाहौर में मीटिंग करके उसमें 4 लोग थे। गांधी थे। कौन गांधी? मोहनचंद करमचंद कौन गांधी है? महात्मा गांधी जिसको कहते हैं। वहां मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे और अमित चंद शर्मा नाम का व्यक्ति जो वाल्मीकि प्रकाश लिखा। उसमें ये हुआ, मैं ये बता रहा हूँ 3 जातियों में जागृति क्यों रही है। तो ये प्लान बना करके बाबा साहब के विचारधारा से कैसे काटा गया कि डॉक्टर बाबा साहब के बारे में पूरे देश में प्रचार किया गया कि ये कांग्रेस और गांधी ने कहा कि ये तुम्हारे जाति का नहीं है, जबकि 1937 में बाबा साहब ने मुंबई कामगार सफाई कामगार परिषद बनाया था, तो उसके अध्यक्ष स्वयं बाबा साहब थे 1937 में। लेकिन इन जातियों को बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर तो चमार जाति के उत्तर भारत में कांसेप्ट का नाम लेते ही लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बता दिया ये चमारों का संगठन है। हम शेख तो जब हम अंदर जाते हैं काम करने तो लोगों में पता चलता है तो एक तो चमारों का संगठन, जबकि वामसेन तो बौद्ध समाज का संगठन है। 85% लोगों का नाम ब्राह्मण, नाम क्षत्रिय, नाम वैश्य, तो वो लोगों के दिल में कब से मारा गया? कांग्रेस और गांधी से लेकर आज तक। आज भी हमारे संगठन को ये बदनाम करने का काम किया जा रहा है कि इस संगठन में केवल एक जाति के लोग हैं और ये शासक जाति के लोग जानते हैं इनकी कमजोरी क्या है, इसीलिए उनको भ्रम में डाल देते हैं। भ्रम में कैसे डालते हैं? जैसे आज शंकराचार्य ने भ्रम को भ्रम बना दिया और भ्रम सबको डाल दिया। इसीलिए इस संगठन में नेतृत्व होने पाए, नेतृत्व का निर्माण होने ही नहीं पाए, इसलिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं। अब हमारा जो संगठन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 जिलों की कमेटी बना करके हमने 10-12 जिलों की बना दी है, 60 जिले बाकी और हैं। तो ऐसे आरपी जी, उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर सफाई करने वाली जातियों की या अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जातियों की संख्या प्रभावशाली है, जहां इनके वोट मायने रखते हैं, जहां ये प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आपको लगता है कि ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है? देखिए, ऐसे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे जो जिले हैं, जो जैसे आजमगढ़ जिला है, गाजीपुर जिला है, ये पूर्वी ईस्टर्न यूपी है, यहाँ पे हमारे लोग बहुत ताकतवर है, बहुत समझदार है। वहां पे ये जो वाल्मीकि का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिहार ये केवल दिल्ली के आसपास और हरियाणा से जो लगे हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों वहां पे आर्य समाज का प्रभाव जहाँ ज्यादा है वहां ही ये सफाई करने वाली जातियों का वाल्मीकिकरण जो ज्यादा हुआ है वो आर्य समाज की वजह कैसे हुआ? या तो इन्हीं क्षेत्रों में वाल्मीकिकरण हमारे लोगों का हुआ है और आज भी वाल्मीकि जी के विरोध में कोई शब्द सुनना नहीं चाहता हमारे सफाई का काम करना। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो डोमान है, हेला है, बासोड़ है, बसफोड़ है, हलालखोर है, ये जातियों में ये प्रभाव नहीं है। वहां अम्बेडकरी मिशन का जो है ना प्रभाव है, इसलिए वहां जल्दी से जो है ना आंदोलन जोर पकड़ ले। जी। उत्तर प्रदेश के 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इसकी तैयारियां जो है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कर रही है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन उनका शुरू किया था, खत्म हो गया, अभी वो क्षत्रिय सम्मेलन करने जा रहे हैं। सपा का कहना है कि 15 अगस्त से वे ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। तो ये आपने जो कहा आरपी जी की पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत रखने वाली ये सफाई कर्मियों की या अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जातियों की ताकत है, वे लोग वहां पर है। क्या इन राजनीतिक दलों ने इन वोटरों को या इन मतदाताओं को लुभाने के लिए या अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए हैं
अगर नहीं बनाए हैं तो इसका क्या कारण है? क्या ये पार्टियां, क्या ये दल ये मानकर चल रहे हैं कि ये तो अपनी बपौती है, ये तो हमें वोट देने ही वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी नारायण जी बताए, आप दोनों में से कोई। लक्ष्मी नारायण जी। हाँ जी सर, ये है अंकित जी कि ये आजकल आप देख रहे हैं कि इसमें सपा बसपा जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है जी। जबकि इन दोनों पार्टियों को मालूम है कि ब्राह्मण उनको कहीं वोट नहीं देता। ब्राह्मण उसको वोट देता है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करता है, उस पार्टी को वोट दिया जाता है। और ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में लगभग 8% वोट है लगभग। और जो सफाई अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति का वोट वहां पर कई 6-7% वोट है लगभग। लेकिन इस फॉर्म को ये इनके प्रोग्राम नहीं बनाए जाते, कार्यक्रम नहीं बनाए जाते कि इस फॉर्म ने आज तक अपने वोट की ताकत दिखाई नहीं जी। अगर ये संगठित होकर के किसी पार्टी को वोट दे, किसी को हराने का काम करे या किसी को जिताने का काम करे, तो अन्य पार्टियों को सबक मिलेगा कि हाँ इस पार्टी के पास, इन समाज के पास ताकत है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें 29 जातियों में इनको तोड़ दिया गया। आप देखें कानपुर, अभी हमारे काले साहब प्रश्न कर रहे थे, कानपुर महानगर है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या एसटी में वाल्मीकियों की है। लखनऊ महानगर है, इसमें वाल्मीकि की संख्या अच्छी खासी संख्या है। बनारस आपका है, वहां अच्छी खासी संख्या है। लेकिन वहां पर संगठन न होने का कारण क्या है कि वहां बसोर, परार, धानुक, डोम, डोमार, वाल्मीकि, इनमें बटा हुआ समाज है। वो सफाई करने वाली जाति बटी हुई है, मतलब बटी हुई है तो वो संगठित नहीं है। अगर संगठित हो जाए तो संगठित हो गया, अगर वो वोटिंग करे एक तरफा तो जीतने वाले को समझ में आएगा और जो पार्टी हारेगी उसको समझ में आएगा कि इनके पास ताकत। तो हमें ताकत दिखाना पड़ेगी, तब वो हमारे लिए प्रोग्राम बनाएंगे, तब हमारे बीच में आएंगे। अब लक्ष्मी नारायण जी, आप जब प्रधानमंत्री खुद ही बनारस में जाकर सफाई करने वाले लोगों के पांव धो रहे, पैर धोने का काम कर रहे, उसका बड़ा इवेंट बनाया जाता है। खुद जब जिन जातियों के पैर जब खुद प्रधानमंत्री आकर धो रहे हैं, तो वो तो जाति के लोगों के अंदर तो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई हम तो बहुत ज्यादा बड़ी ताकतवर जाति है। कुंभ शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा बड़ा कार्यक्रम किया। सर पैर धोने से अगर समाज की समस्या दूर हो जाती तो अब तक कुंभ के बाद आज साल भर होने को आ रहा है, तो ये तो तरक्की कर जाते लोग। लेकिन जिनको 5 लोगों का पैर धोया हुआ है वो भी 5 ब्राह्मण जाति के हैं या 7 लोगों को नहीं मालूम। वाल्मीकि जाति लोगों को मालूम है कि वो वाल्मीकि नहीं है, सफाई करने वाली जाति की नहीं है, वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जिनका पैर धोया गया और प्रदर्शित ये किया गया कि सफाई करने वाली जाति के लोग हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो विस्तार से बताइए, ये नई जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए। उदाहरण दे रहा हूँ सर मैं। छतरपुर जिले में एक बंदा जो है सफाई करने वाली जाति का, उसी कुंभ के मेले में काम करता था, काम कर रहा था। एक टेंट में वो सफाई करने गया तो एक बाबा बोला, जो संत था, उसने कहा कि ये जो बाल्टी में सब्जी वगैरह है इसको साफ करके आओ। वो फेंकने गया, लौट के आया तो वो बाबा जा चुका था, दूसरा बाबा वहां बैठा हुआ था, आ गया था। उन्हें तुमने बाल्टी छुई कैसे, ये बाल्टी कैसे छुई? उन्होंने कहा वो फलाने बाबा ने कहा था, इसलिए फेंकने गया था। उसने उसका डंडा मार करके हाथ तोड़ दिया। ये भी पेपर में आया, ये बात पेपर में आई। तो अगर बाल्टी छूने में हमें कुछ है तो पांव धोया जा सकता है क्या? आप बताइए, क्या पांव धोएगा प्रधानमंत्री? और अगर धोया है तो मैं ये कह रहा हूँ गलत है वो, आप इसको देख ले, 5 ब्राह्मण है। कुमार साहब जी, इसमें थोड़ा सा एक मेरा स्पष्टीकरण करना है कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो ब्राह्मण सम्मेलन कितने परसेंट है ब्राह्मण? अभी हमारे सौदे जी ने बताया 8-8.5% का आंकड़ा बताया जाता है, मीडिया में भी आता है, ब्राह्मणों की तरफ भी बोला जाता है। तो 8% है। तो ये सपा बसपा का जो ब्राह्मण सम्मेलन करने का जो थीम है, जो प्लान है, खुद ये सपा बसपा के मुखियाओं का नहीं है, ये ब्राह्मणों का बनाया गया प्लान है
कि ब्राह्मण तुम्हारे साथ आने से तुम्हारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, ये उनका भ्रम है। वो सपने में जी रहे हैं, क्योंकि अगर ये एससी के लोगों के पास, ओबीसी के लोगों से पास अगर जाते हैं, ये प्लान बनाते हैं। रुद्र प्रसाद जी, हमारा सवाल ये है कि अगर सफाई करने वाली जातियों की भी कोई संख्या है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो 7 से 8% तक है, महानगरों में उनकी बड़ी आबादी है। अब जब हमारे पास भी वोट है, हम भी राजनीति में हैं, हम भी वोट डालते हैं, हर बार हमारी ही वोट डाले जाते हैं, डलवाए जाते हैं, तो फिर इस तरीके के, जिस तरीके से ब्राह्मणों के सम्मेलन लगाकर उनको आकर्षित किया जाता है, उस तरीके से सफाई करने वाली जातियों के वोट लेने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाता है इन पार्टियों के द्वारा, या ये पार्टियां ऐसी मानती है कि इनको पूछने की जरूरत नहीं है? ये सीधा सवाल है। या ये बात जो आपने कहा बिल्कुल सच कहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टी केवल सपा बसपा ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस, ये सारे जानते हैं कि ये अल्पसंतुष्ट लोग हैं, केवल इनके कंधे पे हाथ रख देने से खुश हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा, मेरा आपको देखा हाल है कि नैनीताल में जब मैं था तो नैनीताल में मीटिंग किया और वोटिंग हुआ था, तो रात को पाउच के दारू का नोट पड़ना था, तो हमारे मोहल्ले में से सफाई का काम करने वाले लोगों के मोहल्लों में दारू नहीं, बोतल अंग्रेजी दारू नहीं, ये पाउच का दारू और मीट, किसका पैसा दे दिया हमारे मुखियाओं को कि ये मीट खाना, किसका, सुअर का मीट खा लेना, और वो तो दारू। तो जो लोग अपने वोट की कीमत बाबा साहब ने इतना मेहनत से दिलाया, हमारे लोगों को वोट की कीमत मालूम नहीं है, और जो शासक जाति के लोग हैं ये जानते हैं कि इनको थोड़ा सा दे देने पे हम वोट खरीद सकते हैं, तो वो इनको जगाने की जरूरत नहीं है, तो वोट खरीदा जा सकता है, इसलिए वो लोग इन पर सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। अगर वो वोट बिकने वाला नहीं होता, तो जैसे ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, छात्री सम्मेलन कर रहे हैं, वैसे सफाई कर्मचारियों का भी सम्मेलन करते, वो जानते हैं ये बिक जाएंगे लोग, ये हम जो कहेंगे वो मान जाएंगे, इनको सम्मेलन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कारण है कि हमारे लोगों के बीच में, सफाई कर्मचारियों के बीच में ये जगाने का काम नहीं करते। दूसरी बात एक और बता दूं, अगर ये जग गए, जागृत हो गए, तो वो उनको भी वोट नहीं देंगे, वो अपने लिए लड़ेंगे कि हम जब वोट देके दूसरे को शासक बना सकते हैं, तो हम शासक क्यों नहीं बन सकते। तो जगाने के पीछे एक कारण ये भी है कि इनको जगाया तो ये अपने खुद अपने आधार पर खड़े हो जाएंगे, इसलिए सपा बसपा भी इनको नहीं जगा। और इनको जगाने में शुरू कास्ट की जो जाति आगे बढ़ गई, जो जातियां सामाजिक उत्थान में, उन्नति में आगे बढ़ गई, उन जातियों ने भी सफाई का काम करने वाली जातियों को जगाने का काम नहीं किया। ये काम नहीं किया तो भाजपा कांग्रेस के लोग जानते हैं, तो जा करके उसके विरोध में प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये तुम्हारा हक और अधिकार खाला। तो हमारा जो संगठन है यही बेसिक काम करेगा, और आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल हम एक रिजल्ट दिखाएंगे। इनमें नेतृत्व पैदा करने के लिए हमारा संगठन बनाया गया। जी बिल्कुल। अभी 4 साढ़े 4 से लगभग ज्यादा समय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन 4.5 साल के समय में क्या उन्होंने सरकार की तरफ से सफाई करने वाली जो जातियां है या अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जातियां जो है, उनके लिए सरकार ने कुछ काम किए हैं या नहीं? संकेत जी, अभी 4.5 सालों में उन्होंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया, ना कोई योजना बनाई उनके भलाई के लिए। आप देखें इस समय निजीकरण बहुत तेज चल रहा है, और सबसे उसकी मार जो है इस कौम के ऊपर पड़ रही है। आज आउटसोर्सिंग में लोग काम कर रहे हैं, इनको आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया। पहले शैक्षणिक रूप से तोड़ा गया था, सामाजिक रूप से तोड़ा गया था, आज जो है इनको आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है। तो इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और ये जानकारी कौम के लोगों को हो गई। जो नए लोग आज आ रहे हैं, नए लड़के हैं, पढ़े लिखे, वो जो है बहुजन समाज में
खासतौर से अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति में, इनके में बाबा साहब की विचारधारा पहुंच रही है और वो समझ रहे हैं इनके धोखों को, किस तरह हमें धोखा दे रहे हैं, किस तरह से हमारे साथ गुमराह में करते हैं। तो वो उनमें राजनीतिक चेतना भी आ रही है और हो सकता है कि 22 के चुनाव में सब कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। 22 का चुनाव अभी नजदीक आ रहा है और राजनीतिक दलों के साथ में ही जो सामाजिक संगठन है वो भी अपनी भूमिका निभाने के लिए या वो मतदाताओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो आपकी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भूमिका रहेगी? किस प्रकार से आप लोगों के पास जाओगे, लोगों को क्या समझाओगे? कौन से मुद्दे हैं जिनको आप एक सामाजिक स्तर पर उठाने की कोशिश करोगे? जी आरपी जी। कामले जी, उत्तर प्रदेश में जो सबसे हितैषी सफाई का काम करने वाली जातियों का सबसे बड़ा हितैषी बनने का प्रचार करने वाला 1930 से ही और आज तक कांग्रेस ने फायदा उठाया। आज भी सफाई कर्मचारियों के लिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर महापालिकाओं में कांग्रेस के बनाए दफ्तर है और अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस के कमेटियां हैं। इन लोगों ने हमारे लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझा और वो थोड़ा सा लालच दे दिया और ये आंदोलन सफाई कर्मचारियों को कराते हैं पूरे देश में। कहते हैं जूता, गम बूट चाहिए, दस्ताने चाहिए। ये सफाई का काम परमानेंट नेचर का जॉब है, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, संविदा पे ला दिया है। ये निजीकरण का सबसे बुरा प्रभाव अगर इस देश में पड़ा है तो वो है सफाई कार्मिकों का। इसके पीछे का कारण क्या है कि निजीकरण शुरू होने से पहले एक सफाई कर्मचारी को 35-40 हजार मिलता था, 50 हजार तक मिलता था। एक घर में 4 लोग नौकरी करने वाले हैं। अगर एक व्यक्ति को 40 लाख माना जाए तो 1.5 लाख रुपया एक घर में जाता था और इनके स्टैंडर्ड, इनके रहन सहन बदल रहा था। तो शासक जातियों ने देखा नहीं इसके पास ये कैसे हो रहा है, क्यों बदल रहा है। निजीकरण के पीछे जिस काम, सेना का निजीकरण किया जा सकता है, सेना का निजीकरण नहीं किया जा सकता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम ये है सफाई का काम। लेकिन सफाई का काम करने वाले में जो लीडरशिप है वो लीडरशिप टिकाऊ लीडरशिप है, टिकाऊ नहीं है। और हमारा संगठन टिकाऊ लीडरशिप पैदा करेगा। तो टिकाऊ लीडरशिप पैदा करने के लिए हम काम कर रहे हैं और बिकाऊ लीडरशिप हमारे लोगों को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए हम हर नगर निगम में अपने ये जो पर्चा हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने 32-33 मुद्दे बनाए हुए। इस मुद्दे को अगर हम करोड़ों लोगों के पास ये पर्चा छाप के भेजेंगे, करोड़ों लोग नहीं पढ़ते, सपोर्टर नहीं पढ़ते, लाखों लोग पढ़ते हैं और लाखों लोगों में अगर एक पॉइंट किसी के दिमाग में क्लिक करता है तो वो क्लिक करेगा तो पीछे हमारा नंबर दिया हुआ है तो वो हमको फोन करता है। तो करोड़ों लोगों से लाखों लोगों के दिमाग में जाएगा, लाखों लोगों से हजारों लोग हमारे समर्थन में आएंगे। अगर सैकड़ों लोग लीडर बन गए तो इस जाति का बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बेड़ा पार करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बनाया है कार्यक्रम और वो इम्प्लीमेंट होगा इसका। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, निजीकरण नहीं होना चाहिए, बहुत हितैषी है सफाई कर्मचारियों का। कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी भी वही प्रलोभन दे रही है, बीजेपी वही प्रलोभन हमारे लोगों को दे रही है और कह रही है तुमको नाम देने के लिए, काम नहीं देती है। अगर बीजेपी बहुत हमदर्द है, कांग्रेस बहुत हमदर्द है तो केवल संविदा कर्मचारियों को हटा देना, प्राइवेट वालों को हटा दे। प्राइवेट में क्या है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से 5,000 से 7-10 हजार तक मिलता है, संविदा वालों के 10 से 15 हजार मिलता है,
जो परमानेंट कर्मचारी है 35 से 40 हजार मिलता है, इस काम का निजीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि यार अगर इनका हितैषी कांग्रेस और बीजेपी और चाहे ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो सपा हो, तो लड़ो ना, कहो अपने मैनिफेस्टो में लिख के दो कि हम इन्हीं से काम का निजीकरण खत्म कर देंगे। कोई कहने वाला है? रुदल जी वो तो सब कुछ लिख कर दे रहे, 20-20, 40-40 पेज के उनके मैनिफेस्टो निकलते, चुनावी घोषणा पत्र होते, और चुनाव खत्म होने के बाद वो कहते ये जुमला था। 15 लाख की उन्होंने बात की, काला धन लाने की बात की, वो तो कहने के लिए कभी मना नहीं कर रहे ना। आपने ये कहा सफाई कर्मचारी जातियों के संगठन के भाई हमारा निजीकरण का समस्या है, उसका समाधान करो, बोलेंगे हो जाएगा। हम आपको सवाल ये कह रहे हैं कि भाई 4.5 साल हो गए, उन्होंने 4.5 साल पहले कुछ कहा था, उसमें से कितना किया सफाई कर्म करने वाली जातियों के लिए, उन्होंने क्या किया? इनके सफाई का उनके 35 मुद्दे हैं। 2017 में जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उसमें इन्होंने 35 मुद्दे डाले हुए हैं। सफाई कर्मचारियों का कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो जानते मुद्दे उनके डाले जाते हैं जिनसे डर पैदा होता है कि ये लोगों को अगर बात नहीं करेंगे तो ये लोग हमको वोट नहीं करेंगे, हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनके मुद्दे डाले जाते हैं। ये हमारे मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या 2022 की विधानसभा के चुनाव में हाथरस की घटना को कोई बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा विपक्षी पार्टियों के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा? दिल्ली में जो घटना हुई उसका कोई मुद्दा बनेगा? क्योंकि सामाजिक अन्याय के मुद्दे जो है वो अस्मिता के साथ जुड़े होते हैं, और उस अस्मिता से लोगों के अंदर जागृति चेतना पैदा होती है। तो क्या 2022 के चुनाव में चाहे हाथरस की घटना हो या दिल्ली की कैंट की घटना हो, ये सफाई करने वाली जातियों के अंदर जागृति के लिए या जो अस्मिता की लड़ाई है उसके लिए कोई चुनावी मुद्दे बन सकते हैं क्या? ये सीधा सवाल आपसे। सर हम लोग उत्तर प्रदेश में यही तैयारी कर रहे हैं। अभी 6 महीने है हमारे पास, और हम 6 महीने के अंदर 75 जिलों में अपने संगठन के माध्यम से समाज को जगाने का काम करेंगे। इन मुद्दों को भी उछालेंगे। ये मुद्दे रहे, इनमें हमें न्याय नहीं मिला। ये मुद्दे हमारे हैं, जैसे कि घटना, जैसे निर्भया कांड हुआ, 1 साल के अंदर निर्भया को न्याय मिला जी। फर्जी एनकाउंटर होते हैं, उनके परिवार वालों को सरकार 1-1 करोड़ दे रही है, सरकारी नौकरियां दे रही है, उनके एफआईआर लिखे जा रहे, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जा रहे। तो चाहे मनीषा हो या दिल्ली की हमारी कोई घटना जिसको हमारी 9 साल की बेटी के साथ हुआ हो, ऐसे बहुत सारे हैं। सफाई का काम करते हुए सैकड़ों लोगों की हमारी मौत होती है। मैनुअल स्कैवेजिंग के विरोध में सरकार ने कानून भी बनाए, फिर भी सरों पर मैला ढोलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज भी हजारों गांवों में ड्राई लेटरिन चलाए जा रहे हैं। तो काफी सारे मुद्दे हैं ना, मुद्दों की कमी थोड़ी है। अरे सर आप ये देखिए कि इस भाजपा सरकार में जो हमारी अनुसूचित जाति के सांसद बैठे हैं, जैसे अठावले साहब है, दिलेर जी है, दिलेर जी की बात कीजिए ना, आठवले का तो छोड़ दीजिए, आठवले ने तो कभी ये नहीं कहा, दिलेर जी की बात करते हम। एक मिनट सुनिए तो सर, वो ये कह रहे हैं, पेपरमैन का स्टेटमेंट आया हिंदुस्तान टाइम्स में कि 5 साल में शिविरों में कोई सफाई वाला मरा ही नहीं। सरकार के आंकड़े, और हमने पिछली बार भी आपको बोला था कि लगभग 371 से करीब के लोग जो है सरकार ने ऑफिशियली कबूल किया है। लेकिन उनका मंत्री राज्यसभा में ये अपना कह रहा है कि वहां पर कोई नहीं मरा। और इस तरह की बात आप देखें कि इस तरह के बयानबाजी हो रही है, तो ये हम ये सारे मुद्दे लेकर समाज में जा रहे हैं ना, जगाने के लिए कि आप साथ ये हो रहा। अगर संगठित नहीं हुए, अगर आपने अपनी वोट की कीमत को नहीं पहचाना, अगर बाबा साहब के मिशन को नहीं समझा, तो आने वाली गुलामी बहुत गहरी होगी। आज आप लड़ रहे हो उसके लिए कि हमारे जो है हमें उस पर रख रखा है आउटसोर्सिंग में, कल को ये भी बंद हो जाएगा। केवल आपको पेट भरने के लिए झूठा मिलेगा और वो पुराने मिलाने के चक्कर में है। ये समाज को हम जगाने का काम लोगों में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग का जी 6 महीने के अंदर जी बोलिए। 6 महीने के अंदर 75 जिलों के अंदर हम पूरी कमेटी, जिले की कमेटी बना के तैयार करेंगे। ऐसा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आरपी जी आप कुछ कह रहे थे? संकेत कामले जी, 4.5 साल में जो बीजेपी कर रहे हैं ना, 4.5 साल के बाद अब चुनाव होने वाला है, तो क्या इनके लिए क्या किया? तो मैंने कहा ना, एक मुद्दे भी नहीं डाले। वो मुद्दा क्यों नहीं डाला कि वो जानता है जब जिस जाति में लीडरशिप डेवलप हो जाएगा, कहते ना जो बात समाज नहीं उठा सकता
उसका नेता उठाता है। जो आम आदमी नहीं बोल सकता है और जो लीड करने वाले लोग हैं, समाज की बात वो बोलता है। आज सफाई का काम करने वाले जातियों के पास कोई रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वही काम हम कर रहे हैं। रियल रिप्रेजेंटेटिव निर्माण करने का काम हम कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी होने वाला है। हमारे पास पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के आंकड़े हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो 4.5 साल में जो 6 महीने में अगर वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, आपने कहा ना, अभी कुमार जी ने कहा कि मनीषा का 1 साल से ज्यादा हो गया उसका, और वो निर्भया का, तो उसके 1 साल के अंदर उसको गया, क्योंकि उसके साथ शासक जाति के लोग हैं, मीडिया था, तो मिल गया। इसी तरह अगर हमारा समाज, सफाई का काम करने वाली जातियां अगर जागरूक हो जाए तो दिल्ली से गली एक दिन में न्याय मिल जाएगा। बंद कर दे ये काम, ऐसा है ना, देश 2 दिन में सड़ा दिया जाएगा देश को, इसको कोई उठा नहीं सकता। चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, उसके गटर का जो है ना, ले जाकर के दरवाजे पे डाल दिया तो हमारे लोग मरने से नहीं डरते हैं। केवल इनको ये भरोसा हो जाए कि हमारे पीछे कोई है, इनको डरवा के रखा हुआ है। ये डर जिस दिन निकल जाएगा तो सीएम और पीएम और डीएम कुछ नहीं कर सकता। एक झाड़ू के पीछे सारे लोग नीचे आ जाए, झाड़ू में ऐसा ताकत। जी बिल्कुल, जो सफाई करने वाली जातियां है या अत्यंत पिछड़े अनुसूचित जातियां जो है, उनमें लीडरशिप का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है। पिछले 70 सालों में अगर आजादी की बात करें तो इन जातियों में या इस वर्ग में नेतृत्व का निर्माण नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक दल इन लोगों का अपने वोटर के तौर पर, मतदाता के तौर पर केवल इस्तेमाल करती है। उनके मुद्दे भी अपने मैनिफेस्टो में डालने के लिए इन लोगों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती है, और ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए अलग से सम्मेलन लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा के ये 2 आला पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय प्रभारी आरपी अंबेडकर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी। इन्होंने ये कहा है कि इन जातियों में या इस वर्ग में ये लोग लीडरशिप का निर्माण करेंगे और सैकड़ों की तादाद में लीडर निर्माण होंगे उनके द्वारा। और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये वर्ग बहुत बड़े संख्या के साथ में, दमखम के साथ में इस चुनाव को प्रभावित करेगा। अब तो ये आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि कितना दमखम ये दिखा पाएंगे, इतना संगठन क्या कुछ कर पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इन दोनों मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हैं, कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करते हैं, और इस चर्चा पर हम लोग यहीं पर विराम लगाते हैं। शुक्रिया आप सभी का।